Hello everyone, welcome back to my channel Mathsville and this is Surbhi. So, I hope आप सब लोगों ने ये जो 2 दिन आपको मिले थे छुट्टी के, या आपने सैटरडे संडे इसमें आपने रिवीजन करी होगी, ना कि करवा चौथ मनाया होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने सीटेट और टेट का पेपर इस बार भी नहीं निकाला ना, तो करवा चौथ मनाने वाली आएगी नहीं। इसलिए करवा चौथ की जगह पे टेट के एग्जाम पे अपना फोकस करो। वैसे मजाक से हटके इस बार आपकी सैटरडे क्लास नहीं हुई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा डाउन थी। अब आप आज की क्लास में भी नोट कर पाएंगे, थोड़ा सा डाउन ही चल रहा है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीक जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था गणित की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे हमने बात की थी। और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में से मैंने आपसे कहा भी था कि इसके इतने सारे शॉर्ट सेगमेंट्स हैं, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स निकल के आते हैं कि उनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मैं जब टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे थे, मैंने आपको लोगों को तब भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे बन के आते हैं। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। इनमें जो मैक्सिमम आज के क्वेश्चंस हैं, आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। जो मैक्सिमम आज के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में हैं मोस्टली, लेकिन एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत बाहर से होगा, जो मैंने खुद बनाया होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे और लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि आंसर की आपको बाद में फायदा देगी। ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस वीडियो के, और साथ ही कमेंट, फर्स्ट कमेंट एज अ फर्स्ट कमेंट, पिन्ड कमेंट के रूप में मिल जाएगा आप लोगों को। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे आज का, देखेंगे, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके 15 मार्क्स में से कितने मार्क्स सही बने, कितने आपके क्वेश्चंस बने, आपके कितने मार्क्स आए। ओके, लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। सो आज का पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है। आप मुझे खुद बताओ, आप गणित में क्या करते हो? डेवलपिंग क्वेश्चंस। क्या आपको सिर्फ प्रश्नों का निर्माण करना होता है गणित में? नहीं। गणनाओं का विज्ञान, साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। याद करो हमारी पहली क्लास, जब मैंने आपसे को बताया था कि गणित के नाम में ही उसका अर्थ निहित है। क्या है? गणनाओं का विज्ञान। तो ये आंसर है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बाकी दो भी देख लेने चाहिए, क्योंकि ना क्या होता है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप उन्हें सॉल्व करते हो तो आपको एक आंसर मिल जाता है, और आंसर मिल जाता है, आप सीधा अपने ऑप्शन में वो आंसर ढूंढते हो, टिक कर देते हो। लेकिन जो पेडागोजी है वो एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। आगे आप ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखोगे जिसमें आपको सपोज ऐसा लगेगा कि सी यही ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन डी होगा, या ऐसा भी लगेगा कि ए ही ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन सही है लेकिन आंसर कुछ और ही होगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। ओके, सॉरी, हर ऑप्शन को देखते हुए चलना है। तो गणनाओं का विज्ञान, ये तो हमने बिल्कुल सटीक डेफिनेशन हमने ढूंढ ली, लेकिन फिर भी आगे भी देख लेते, क्या पता इसमें भी कुछ जोड़ दिया हो। इसके बाद उन्होंने कहा है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अमूर्त संप्रत्ययों का निर्माण। हाँ, ये भी होता है। जीवन की सादगी का विज्ञान, साइंस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, और प्रश्नों का निर्माण भी नहीं है। इन दोनों में से जो सटीक डेफिनेशन है, जो सबसे ज्यादा ऑन द पॉइंट डेफिनेशन है, वो है बी पार्ट, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, आंसर यही होगा। आ जाइए नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। इनमें से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? देखो, सोचो, समझो, एक बार ऑप्शंस देखो। विजुअलाइजेशन, प्रत्योक्षकरण, मेमोराइजेशन, याद करना, एस्टिमेशन, अनुमान लगाना, मेजरमेंट, मापन। कौन सी नहीं है? हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं मैथ्स में। जब मैंने कहा था आपसे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब आपको सोचना पड़ता है, दिमाग में एक विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, आपको मन में सोचना पड़ता है कि हाँ कुछ इतना बड़ा आपका स्फेयर है, सर्कल है, या सॉरी आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, ये सब आप अपने दिमाग में सोचते हैं। सिर्फ यही क्यों, और भी कितने सारे टॉपिक्स हैं जो आप अपने सिर्फ दिमाग में लेके चलते हैं, है ना। तो विजुअलाइजेशन तो होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है नॉट की, तो विजुअलाइजेशन होती है। मेमोराइजेशन, आप कभी मैथ्स में रट्टा मारते हैं, याद करते हैं कुछ? बहुत कम। लेकिन वो गणितीय प्रक्रिया नहीं होती, वो आप अपनी असल जिंदगी में भी याद करते ही करते हैं ना कुछ तो ठीक है। एस्टिमेशन, बिल्कुल, अनुमान तो हम लगाते रहते हैं हर रोजमर्रा की जिंदगी में, मैथ से ही तो अनुमान लगाते हैं हम। एक्चुअली अगर हमें मैथ्स आती है तो ही हम अनुमान लगा सकते हैं। मेजरमेंट, मापन, ये तो है ही मैथ्स की प्रक्रिया, गणित की प्रक्रिया। सो आंसर हमारा क्या है, कौन सी नहीं है? वो है याद करना, मेमोराइजेशन।
तो हमारा आंसर होगा मेमोराइजेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स, स्कूली गणित की संकीर्ण उद्देश्य। अब संकीर्ण उद्देश्यों का पहले तो मुझे बताओ संकीर्ण उद्देश्य ये क्या है, क्योंकि मैंने ये शब्द यूज नहीं किया था संकीर्ण उद्देश्य, तो ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस है या मैंने पढ़ाया नहीं। याद करो जब हमने एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़े थे, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में जब हमने टॉपिक पढ़ा था, तब उसमें आप याद करो मैंने आपसे सबसे पहले यही बताया था कि जो लेवल होते हैं आपके एम्स के वो भी कैसे, लोअर लेवल था, हायर लेवल था और हाईएस्ट लेवल था ना। तो जो उसमें अब इसमें पूछा नैरो मतलब लोअर लेवल, लोअर ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो सकता है, तो क्या है, एनकरेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस। पहले तो ये याद करो कि मैंने आपको लोअर लेवल में बताया क्या था, क्या बताया था, सोचो। लोअर लेवल में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को एक रोजगार पाने योग्य तो बना दो मैथ्स से, मतलब कुछ ऐसा तो कर दो कि वो कम से कम इतना समझ पाए कि उसके साथ हर आता जाता व्यक्ति फ्रॉड ना कर पाए, उसको बेवकूफ ना बना पाए कि 50 रुपए का सामान लेके 10 रुपए पकड़ा दे और उसको पता ही ना चले उसके साथ फ्रॉड हो गए, है ना। तो यही था आपका नैरो ऑब्जेक्टिव। अब आप मुझे ये बताओ नैरो ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन से ऐसे हैं जो आपके इस वाले नैरो ऑब्जेक्टिव को, जो आपके इस संकीर्ण उद्देश्य को फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। अमूर्तता को समझने में प्रोत्साहन, क्या अब्स्ट्रैक्टनेस समझने से आपको रोजगार में फायदा मिलेगा, नहीं, ये हायर एम था ना। जब मैंने आपसे कहा था सोसाइटी में एक्चुअली जो बदलाव आता है वो सोच से आता है और सोच मैथ्स ठीक करती है। गणितीय विचारधारा का विकसित करना, गणितीय विचारधारा की बात हो रही है यहाँ पे। गणित हम इस तरीके से नहीं कर रहे कि हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, हम गणितीय विचारधारा की बात कर रहे हैं। तो विचारधारा फिर से सोच से लगे, चलो ठीक है। अब आ जाते तार्किकता यानी कि रीजनिंग को हमें एनकरेज करना है। वो भी यही बात हो गई कि हम किसी तरीके से अपने दिमाग का, हमारी सोच का दायरा बढ़ा रहे हैं। और अगर हम अपनी सोच का दायरा बढ़ा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फिर से वही है कि ये तीनों हायर एम्स है। तो हमारा आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो यही आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। अब पिछले हमने बात की एम्स ऑफ टीचिंग में नैरो ऑब्जेक्टिव की, अब आपको बात करनी है मुख्य उद्देश्य की। तो मुख्य उद्देश्य समझिए। अब मुख्य उद्देश्य में क्या है कि बच्चों को गणित समझ में आए। क्या सिर्फ हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि सिर्फ बच्चों को गणित समझा दे, नहीं, ऐसा तो नहीं था। फिर तो ये सिर्फ एक रोजगार प्राप्त करने योग्य तो हो जाएंगे, इनको अपना लाइवलीहुड कमाना तो आ जाएगा, चाहे वो पकौड़े बेच के कमाए, चाहे वो सब्जी बेच के कमाए, चाहे वो रिक्शा चला के कमाए, लेकिन इनको थोड़ा बहुत बस जोड़ना घटाना आ जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें मेन गोल पे फोकस करना है। और मेन गोल हमारा क्या था, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि आपको यूजफुल कैपेबिलिटीज, अब यूजफुल कैपेबिलिटीज के बारे में भी बात की थी हमने, वो भी यही था कि रोजगार मिल जाए। चलिए, चिल्ड्रंस एबिलिटीज फॉर मैथमेटाइजेशन, मतलब मैथमेटाइजेशन कि अब वो मैथ्स को, उसके बड़े गोल को समझ सके, उसको अपने मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ में उतार सके। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी भी एक पॉइंट बाकी है, उसे भी पढ़ेंगे। To formulate the theorems of geometry and their proofs independently, क्या सिर्फ ज्यामिति पढ़ने के लिए आप मैथ्स पढ़ते हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारा आंसर होगा सी, कि बच्चों की गणितीय क्षमताओं को विकसित करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपको अच्छा गणितज्ञ होना है तो आप उसके लिए क्या जरूरी है। गणितज्ञ मतलब मैथ्स आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है बताओ। मेमोराइज मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला, आप सारे फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन अगर आपको लगाने ही नहीं आते, आपको अगर एक भी फॉर्मूला यूज ही नहीं करना आता, तो आप याद करके करोगे क्या। पेपर में सजा के लिख लेना अपनी कॉपी में, मस्त बढ़िया, है ना, ऐसा तो नहीं करना। सॉल्व प्रॉब्लम्स इन नो टाइम, इसके लिए तो मेरे को एक जोक याद आ गया। एक बच्चा अपनी टीचर से कहता है, मैम मुझे कोई सा भी क्वेश्चन दो, मैं उसे फटाफट सॉल्व करूंगा। टीचर कहती है चल तू सबसे आसान ही ले। तो उसको टीचर कहती है 2 + 5 क्या होता है, बच्चा लिखता है 10। तो मैम कहती है, उसकी टीचर कहती है तो गलत है। तो कहता है मैंने तो कहा था फटाफट सॉल्व करूंगा, मैंने ये थोड़ी ना कहा था सही करूंगा। और वो यहाँ पे यही है, आपको अगर आपको समझ ही नहीं होगी तो आप सॉल्व कर तो दोगे, लेकिन फिर वही
गलत भी तो हो सकता है, गलत और सही का कैसे पता लगाओगे? तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक द कनेक्शंस अक्रॉस द कंसेप्ट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सभी अवधारणाओं को आपको समझ होनी चाहिए, उन्हें लागू करना आना चाहिए और उनमें संबंध बनाने आने चाहिए, उनमें संबंध स्थापित करने आने चाहिए। ठीक है, मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। आंसर आप क्वेश्चन का तभी कर पाओगे जब आपकी अवधारणाओं की, कंसेप्ट्स की समझ में मजबूती होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय तर्कणा की बात हो रही है, मैथमेटिकल रीजनिंग। इससे मैंने आपको दसियों बार एक ही बात बताई है, हमेशा जब भी मैंने रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, तर्कणा, तर्क की बात की है तो मैंने आपसे एक ही बात कही है, लॉजिक के बारे में बात करेंगे। और लॉजिक वो कैसे आता है वो देखो, समझो। अगर आप लॉजिक कैसे आएगा, या जब आप सारे फॉर्मूला को अपने डिफरेंट सिचुएशंस में रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे, क्या ऐसा हो जाएगा? क्या उससे मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाएगी? ये तो रट्टाफिकेशन हुआ ना, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। आप सारे कंसेप्ट्स की डेफिनेशन याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन उससे क्या, उससे आपकी तर्कणा सुधर पाएगी क्या? क्या आपको रीजनिंग समझ आएगी? नहीं। उसके बाद गणितीय प्रक्रिया के लिए तर्कसंगतता देने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन। जब आप जस्टिफिकेशन किसी चीज का देते हैं तो उसके पीछे के आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, आप जस्टिफिकेशन तभी तो दे पाते हैं ना। तो यही आपका आंसर है सी। डी पार्ट भी देखेंगे, एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली। आप एबिलिटी, हाँ ठीक है, कुछ लोगों के बहुत अच्छी कैलकुलेशन पावर होती है। आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, बिजनेसमैन की पावर तो बहुत ही अच्छी होती है। जब तक वो सामान लेकर आके रखते हैं ना, इतनी देर में तो वो कर लेते हैं अपनी सारी कैलकुलेशन की कितना कितना आपका सामान हो गया, उसमें फिर उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया, सब एकदम से लगा देते हैं। इतनी जल्दी हम लोग नहीं कर पाते, चाहे हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। तो क्या है, उससे उनकी तर्कसंगतता थोड़ी ना आती है, उनसे उनकी गणितीय तर्कणा का विकास थोड़ी ना होता है। इसीलिए आंसर होगा आपका सी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा। ये क्वेश्चन मुझे ऑनेस्टली बताएंगे किस चीज का गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि ये इस वाले टॉपिक को हमने अभी फ्राइडे को ही किया। तो अ चाइल्ड मेंटली कैलकुलेटेड 27 + 38। उन्होंने 27 और 38 को ऐड किया और बच्चे ने लिखा कि 65 है। बिल्कुल सही लिखा है, किसी को कोई गलतफहमी तो नहीं है कि ये गलत है? सही है। जब उससे पूछा गया कि तुमने कैसे इसका योग किया, कैसे इन्हें जोड़ा, तो बच्चे ने कहा कि 38 के पास 40 आता है, ठीक है, तो 40, उसने सीधा 27 में 40 ऐड कर दिया और उसके बाद 67 आ गया, लेकिन 38 जो है वो 40 से 2 कम है, तो उसने 67 में से 2 घटा दिया, ठीक है, तो 65 आ गया आंसर। तो अब ये बताने ये कौन सी युक्ति थी, ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी? क्या ये डायरेक्ट मॉडलिंग थी? डायरेक्ट मॉडलिंग वो होती है जब हम अबैकस वगैरह का यूज करते हैं कि बिल्कुल आपके सामने है, उसको कुछ ना कुछ करके हमने आंसर निकाला। दूसरा है रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग याद करो, मैंने आपको बताया था, जब आप टेंस प्लेस, दहाई स्थान पर अपने या तो बोरो करते हैं, कैरी करते हैं, तो आपका आता है रीग्रुपिंग। उसके बाद आता है कॉम्पनसेटिंग, प्रतिकारी। क्या यही होता है आंसर? याद करो, कॉम्पनसेटिंग यही तो था, जब आप कुछ ज्यादा ऐड या कम ऐड करते हैं, जो ऐड करने में आसान होता है या सब्ट्रैक्ट करने में आसान होता है, और फिर उसको जितना आपने डिफरेंस किया होता है उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो आपका आंसर होगा सी, प्रतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के लिए सही है? अब गणित सीखने के लिए क्या होना चाहिए? मैंने आपको कभी ऐसा, अभी तक हमने जो टॉपिक किया उसमें मैंने आपको कभी बताया कि गणित ये बच्चा नहीं सीख सकता या ऐसा बच्चा नहीं सीख सकता, कुछ भी ऐसा बताया हो? नहीं। तो अब आप देखो, गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथ्स। कहाँ लिखा है लड़कियां कम होती है मैथ्स में? ज्यादा दूर मत जाओ, अपने घर में अपनी मम्मियों को देख लो, तुम्हारे पापा कितने ही पैसे कमा के ले आए, लेकिन जो घर चलाते हैं वो मम्मियां चलाती हैं। वो तुम्हारे तुम्हारे पापा के पैसों का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से करती है जितना तो वो कमा के लाने वाला इंसान भी नहीं कर पा रहा है ना।
तो क्या उसे उससे सहेजती है, उसे गृहस्थी चलाती है, तो कैसे उनको क्या मैथ्स नहीं आती? चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, फिर भी उन्हें एक एक चीज का हिसाब पता होता है कि किस दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया, कितना कम किया और मेरे कितने पैसे बचे। तो लड़कियों को तुम ऐसा नहीं कह सकते कि उसे नहीं आती, लड़कियां आजकल बहुत आगे हैं, तो ये तो गलती हो गया। उसके बाद कह रहे हैं गणित एक विशिष्ट विषय है जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। क्या कभी ऐसा सुना है कि चुनिंदा लोगों के लिए ही है कुछ विषय, तुम्हारे लिए नहीं है? कभी तुम टीचर के पास जाते हो, मैम मैथ समझ नहीं आ रहा, टीचर क्या बोलता है कि जाओ तुम्हारे लिए बना ही नहीं है? कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ये भी गलत है। अनौपचारिक एल्गोरिदम औपचारिक गणित से हीन है। इनफॉर्मल algorithms आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद आता है गणित हर कोई सीख सकता है और सफल हो सकता है। बिल्कुल सही, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इफेक्टिव मैथमेटिक्स मीन्स मतलब प्रभावी गणित, यानी कि गणित आपके जीवन में किस हिसाब से प्रभाव लाता है, तो आपको वो बताना है। तो कैसे प्रभाव लाता है? कि आप मैथमेटिकल गेम्स यूज कर सके, गणितीय खेलों का उपयोग कर सके। बेटा इससे जो प्रभाव आता है ना, वो मम्मी की चप्पल के निशान आते हैं। जो प्रभाव आता है कि जब बहुत घंटे हो जाते हैं गेम खेलते हुए, तब तुम्हारी मम्मी आती है और डंडे मारती है। तो ये प्रभाव तो बिल्कुल हम इस बारे में तो नहीं जानना चाहेंगे। गणितीय संगोष्ठियों यानी कि मैथमेटिकल सेमिनार्स के में जाने के लिए आपको गणित के प्रभाव की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आज तक एक भी गणित के ये आपके मैथमेटिकल सेमिनार में नहीं गई, लेकिन स्टिल मैं यहाँ हूँ। तो क्यों हूँ? इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है। तो प्रभाव वो होता है जो एक्चुअल मेक डिफरेंस करे, ऐसा नहीं कुछ भी छोटी मोटी चीजें। उसके बाद गणितीय प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना, ये प्रभाव है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट प्रोसेसेस को जानना। हाँ है ये एक तरीके का प्रभाव, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। सीखी गई गणितीय तकनीकों का उचित उपयोग करना। आप जो मैथमेटिकल टेक्निक्स है उनका अप्रोप्रिएट यूज कर पाए। तो अब एक बात बताओ, ये तो हमने हाँ कह दिया था, फिर ये कैसे? अब इसमें से कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है आपको? ऑप्शन ये है बेटा, आप ज्ञान उसको प्राप्त कर भी लो, आप प्रोसेसेस को जान भी लोगे, लेकिन स्टिल अगर आप उसे अपनी रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाओगे तो वो यूजलेस है। तो प्रभाव तो वही है ना, मीनिंग तो इफेक्टिव मीनिंग तो वही है ना कि आप अपनी लाइफ में यूज कर पाओ। तो वही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अ टीचर आस्क्ड शैलजा ऑफ क्लास 5th अबाउट द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर। शैलजा से उसकी शिक्षिका ने परिमाप के बारे में बात की, परिधि के बारे में पूछा। बच्चे ने उससे कहा कि अपने शब्दों में समाधान को समझाओ, जो आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला वो आप समझाओ। ऐसे टीचर्स करवाते हैं अपनी क्लास में एक्टिविटीज। तो शैलजा ने समस्या तो सॉल्व कर दी, जो प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चन था वो तो अच्छे से सॉल्व कर दिया, लेकिन वो समझा नहीं पाई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शैलजा के पास कौन सी विशेषता है और कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देखो कि पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर बट गुड वर्बल एबिलिटी। यार एक बात बताओ, जब उसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब परिधि की अवधारणा की कम समझ तो हो ही नहीं सकती बच्चे में। जब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो समझ तो उसको पूरी है। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो गया। लोअर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या लोअर ऑर्डर मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी, मतलब ना तो उसे भाषा की अकल है, मतलब ना तो उसे भाषा का ज्ञान है और ना ही उसे गणितीय उसकी प्रवीणता है। गणितीय, लेकिन गणितीय प्रवीणता का तो उसने दर्शाई दिया, आपको दिखाई दिया, प्रमाण दे दिया कि उसने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। तो ये भी गलत हो गया। लोअर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड हायर ऑर्डर मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी, मतलब निम्न भाषा की प्रवीणता और उच्च क्रम गणितीय प्रवीणता। उसने हायर ऑर्डर मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी शो करी है, तो उसने बताया है कि उसको मैथ्स आती है, वो उसको कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन उसको समझाना नहीं आया, उसको अपने व्यक्त नहीं करना आया, तो भाषा में उसकी दिक्कत आई। तो आंसर यही है। कम आत्मविश्वास का स्तर और कम गणितीय कौशल, फिर से यहाँ पे कम गणितीय कौशल की बात हो गई, तो ये फिर गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following statements regarding mathematics is true? गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित एक उपकरण है, मैथमेटिक्स इज अ टूल, गणित कला का एक रूप है, मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, गणित एक भाषा है।
बिल्कुल, ये तीनों सही है, तो तीनों का आंसर, हमारा आंसर होगा सी। गणित एक टूल भी है, फॉर्म ऑफ आर्ट भी है और लैंग्वेज भी है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत सारे गणित को जानने की तुलना में ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। ये कथन किसने दिया है? याद करो, जब ये कथन मैंने पढ़ाया था क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन 2014 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मैंने कुछ अपने आप से नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो आंसर बताओ, सीधा वन वर्ड है इसका आंसर, डेविड व्हीलर। जिसका भी गलत है वो दोबारा सारे नोट्स बनाओ, दोबारा क्लासेस समझो लो और उसके बाद अपने नोट्स चेक करो ताकि आपको सही से समझ में आए। मैं चाहती हूँ कि जो आप आधे घंटे की मेरे से क्लास लेते हैं, 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उस क्लास में जो आप पढ़े उसके नोट्स आप ऐसे बना ले कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उसमें क्या है कि मैं जितना अच्छे से समझा सकती हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आपके नोट्स जो है ना, जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रिटेंशन होती है, ज़्यादा दिनों तक टिकता है वो। ठीक है, तो उसका ध्यान रखा कीजिए और नोट्स अपने प्रॉपर बनाया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ टेक्निकल मैथमेटिक्स, सॉरी टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य। ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, मेन पर्पस ऑफ गणित, आपको गणित पढ़ाने के मेन पर्पस के बारे में बात की है। फिर से वही वाली बात आ गई कि हाईएस्ट एम, हाईएस्ट या हायर एम्स। तो हायर एम्स आपके क्या थे? डेवलप द पावर टू थिंक रैशनली, तर्कसंगत रूप से सोचने की शक्ति विकसित करनी थी। ये सही हो सकता है, लेकिन हमें बाकी भी देखने हैं। टू डेवलप द पावर ऑफ रोट लर्निंग, रटने की क्षमता, मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती, ये गलत हो गया। डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेमोराइज फॉर्मूले, मैंने फिर से वही कहा कि आप सारे फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन अगर आपको लगाने की ही पता नहीं है कि कैसे लगाएंगे फॉर्मूले तो आप उसको करोगे क्या? तो ये भी गलत हो गया। डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आप ठीक है आप कर सकते हो, बिल्कुल सही है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उसका मतलब वो कंसेप्ट की समझ है, लेकिन आपका ये मेन पर्पस नहीं है, ये आपका लोअर लेवल है या फिर नैरो ऑब्जेक्टिव है। तो आपका आंसर यही होगा, डेवलप द पावर टू थिंक रैशनली, तर्क संगत रूप से सोचने की शक्ति विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a characteristic of effective mathematics pedagogy? गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो नहीं की बात हो रही है अब यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं, नीचे से चले इस बार। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा आंसर का, पर चलो फिर भी, यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज फॉर सिंगल कंसेप्ट, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का उपयोग करना। इसका मतलब क्या है? एक ही कंसेप्ट, आप एक ही कंसेप्ट है उसको आप 10 तरीके के 10 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 तरीके अपना रहे हैं ताकि आपकी क्लास में बच्चे समझ सके। तो ये क्या गलत है? सही है, ये तो बिल्कुल सही है यार, ये तो होना ही चाहिए। अगर बच्चे को एक तरीके से समझ नहीं आ रहा, आपको दूसरे तरीके से समझाना है, क्योंकि आपको पढ़ाने में यही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को समझ आना चाहिए। दूसरा, रोजमर्रा के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। मैंने आपको डे 1 से यही बात बोली है कि मैथ्स को अगर आप जितना डे टू डे लाइफ से जोड़ेंगे, जितना रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ेंगे, उतना बच्चे को अच्छा समझ में आएगा। तो ये भी सही है, और नहीं तो यह बिल्कुल नहीं है। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, फोकसिंग द पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर। बच्चे जहां गलतियां कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को निग्लेक्ट कर देंगे, उस चीज को अवॉइड कर देंगे, उसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप पढ़ाने में कैसे सक्षम हो पाएंगे, है ना? तो ये भी जरूरी है। एक नई अवधारणाओं को पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना। अब इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स। मैंने आपसे कहा आज आधे घंटे में हम ये कंसेप्ट पूरा कर लेंगे। अब किसी भी रीजन की वजह से, चाहे हो सकता है एक बच्चे को समझ ना आया और हमने उस वजह से रोक दिया हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया हो, तो ठीक है 30 मिनट के बाद आपका पीरियड खत्म हो गया और वो कंसेप्ट आधा रह गया। अब मैं क्या करूं? मैं आपको बोल दूं कि नहीं अब हम नहीं पढ़ेंगे ये टॉपिक, हमारा समय खत्म हो गया, या मैं अगले दिन आऊं और फिर से उसको लचीलापन लाऊं कि हाँ समय को इतना ज्यादा ना देके हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है, कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए लेकिन कंसेप्ट की समझ अच्छे से आनी चाहिए। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि यही एक विशेषता नहीं है, तो ये आपका आंसर है। आंसर है आपका ए पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए,
द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग, गणित की समझ की प्रकृति कैसी है? आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो गणित की समझ की प्रकृति कैसी है? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग, ये एक ही वर्ड कहलाएगा यहाँ पे। गणित की समझ की प्रकृति की बात हो रही है। तो गणित की समझ कैसी होती है? कठिन होती है। जिसको समझ में आ गया वो कठिन है, जिसको नहीं समझ में आया वो सरल है। सॉरी, जिसको समझ में आ गया वो सरल है, जिसको नहीं समझ में आया वो कठिन है। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो नहीं हो सकते दोनों। तार्किक होती है। पूरे 15 क्वेश्चंस में हमने तार्किकता की ही बात की है। ऑलमोस्ट हमने पूरे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में, जो हमने पूरा अपना चैप्टर करा है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें हमने बात ही तार्किकता की है। तो बिल्कुल यही हमारा आंसर है, तार्किकता, यानी कि लॉजिकल। और ऑर्नामेंटल सजावटी नहीं होती, इसमें कोई अलंकार वगैरह नहीं होते, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चंस और ये है आपके आंसर की। किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो ये आंसर की है, आप मिला लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग अपने नंबर जरूर बताएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस टॉपिक की जरूरत है। ओके, सो थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।